72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और बुद्ध के देश, गांधी के देश भारत ने अब तक ईरान पर कुछ नहीं कहा है। वो भी तब जबकि अब ट्रंप के समर्थक ही उनकी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। वो भी तब जब ट्रंप को खुद इस हमले का गोल अब क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। वो भी तब जब युद्ध को जस्टिफाई करते उनके विदेश मंत्री के बयान की पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ रही है। मोदी सरकार की चुप्पी पर सोनिया गांधी समेत समूचे विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। क्या जवाब मिला और तेल से आगे अब भारत के लिए क्या स्टेक पर आ गया है? आज के लल्लन टॉप शो में इस पर बात करने के साथ साथ उन लोगों की बात भी आपके सामने रखेंगे जो युद्धग्रस्त, तनावग्रस्त क्षेत्रों से अब भारत वापस आ रहे हैं। पहलगाम हमले के नए चीनी कनेक्शन पर अब क्या पता चला है और राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किन नामों का ऐलान किया है, ये भी आज जानेंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है द लल्लन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Goldi Masale. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं। उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान अब उन्हीं पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर दिया गया ये बयान अब आग की तरह फैल रहा है। रूबियो कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर इसलिए हमला किया क्योंकि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला था और इजरायली हमला होने पर ईरान भी हमला करता, इसलिए पहले अमेरिका ने ही हमला कर दिया। बड़े बड़े एक्सपर्ट रूबियो के बयान को कुतर्क की कैटेगरी में खड़ा कर रहे हैं। उन्हें याद दिलाया जा रहा है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बयान, जिसमें कहा गया कि ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि ईरान अमेरिका और इजराइल पर हमला करने वाला था। रूबियो को रॉयटर्स का एक हालिया सर्वे का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें सामने आया कि 4 में से 3 अमेरिकी ईरान पर किए गए इस हमले के पक्ष में नहीं हैं। मार्को रूबियो के साथ साथ सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस युद्ध को लेकर ट्रंप का एंड गेम क्लियर नहीं है, वो बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। उनके मागा समर्थक भी ट्रंप के इस कदम के बाद संशय की स्थिति में हैं। कई लोग संशय जता रहे हैं कि क्या ट्रंप के फैसलों पर अब नेतन्याहू का ज़्यादा असर दिख रहा है। जो प्रेसिडेंट युद्ध विरोधी कैंपेन के साथ सत्ता में आया था, वो अब किसी और देश का युद्ध लड़ रहा है। क्या ऐसी भी स्थिति है? मागा यूजर्स ट्रंप पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि नारा अमेरिका फर्स्ट का था, क्या अब ये इजराइल फर्स्ट होता दिख रहा है? अमेरिका की कठपुतली बने फिर रहे पाकिस्तान तक ने इस हमले की आलोचना कर दी है, लेकिन दुनिया का सबसे समृद्ध लोकतंत्र भारत अभी चुप है। युद्ध शुरू होने के बाद भारत सरकार की तरफ से इजरायल और ईरान सहित अरब देशों के प्रतिनिधियों से संपर्क साधा जा चुका है। घटनाक्रमों पर चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन बयानों में अंतर साफ है। भारत ने जिस तरह से इजरायल और अरब देशों में हो रहे जवाबी ईरानी हमलों को लेकर चिंता जताई है, वैसी चिंता ईरान पर हुए हमलों को लेकर नहीं जताई है। जबकि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई मारे जा चुके हैं। एक स्कूल पर हुए हमले में 150 से ज़्यादा छात्राओं की जान जा चुकी है और ये हमले तब हुए जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। ईरान ऐसी शर्तों को मानने के लिए राज़ी हो गया था जिन्हें मानना उसके लिए लगभग असंभव रहा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हुआ ये हमला अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ाता है, उसके खिलाफ है और इस पर खामनेई की हत्या पर भारत सरकार की जो चुप्पी है उस पर भी अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भारत सरकार की चुप्पी पर भारत का विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबा चौड़ा आलेख लिखा है और ये दलीलें दी। सोनिया गांधी ने लिखा, भारत सरकार की चुप्पी तटस्थता नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। लिखा कि खामनेई की हत्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या है, बिना युद्ध घोषित किए यूएन चार्टर का उल्लंघन है। भारत की ये चुप्पी रणनीतिक नहीं है बल्कि अपने सिद्धांतों से दूरी है। भारत की ये चुप्पी दादागिरी को सही ठहरा रही है। ये सारी बातें सोनिया गांधी ने लिखी। अपने लेख में सोनिया गांधी भारत ईरान के संबंधों को भी हाईलाइट करती हैं। कहती हैं कि दोनों के संबंध पुरानी सभ्यताओं तक जाते हैं
और रणनीतिक तो है ही। 1994 में ईरान ने कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रस्ताव को ब्लॉक किया था और इस तरह से एक नाजुक मौके पर कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से रोका। ईरान का चाबहार पोर्ट पाकिस्तान और चीन के CPEC और ग्वादर पोर्ट के संदर्भ में भारत के लिए क्या मायने रखता है, ये किसी से छिपा नहीं है। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 के दौरे में ईरान के साथ भारत के गहरे संबंधों की बात की थी। सोनिया गांधी सवाल पूछती हैं, क्या भारत सरकार ये सब भूल गई? ईरान पर चुप्पी क्यों है? सवाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी आए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। क्या वो वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव के लिए की गई एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं? ये चुप्पी दुनिया में भारत के कद को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि राहुल गांधी ने ईरान की तरफ से किए जा रहे हमलों पर भी चिंता जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि ईरान पर एक तरफा हमले और ईरान की तरफ से किए जा रहे हमले दोनों की निंदा होनी चाहिए। क्षेत्र में करोड़ों लोगों का भविष्य अधर में फंस गया है, जिनमें करीब 1 करोड़ भारतीय भी शामिल हैं। हिंसा केवल हिंसा को जन्म देती है। शांति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बातचीत और संयम के जरिए ही होकर जाता है। और ईरान पर हुए हमलों से ठीक पहले यही बातचीत चल भी रही थी, लेकिन देखते देखते हमला हो गया। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका ने इस बातचीत को ढाल की तरह इस्तेमाल करा, यानी एक तरफ ईरान को बातचीत के फेर में फंसाए रखा और दूसरी तरफ हमले की तैयारी होती रही। ईरान पर हमले के बाद इस आशय का बयान भी इजराइल की तरफ से आया, जिसमें यह कहा गया कि इस हमले की तैयारी काफी दिन पहले से ही चल रही थी। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। इन सारी शंकाओं और दावों के बीच, जैसा कि हमने बताया, भारत में विपक्षी दलों की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं। सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद बृंदा करात ने इसी आशय के सवाल उठाए। राष्ट्रीय स्वायत्तता, राष्ट्रीय आजादी का सिद्धांत जो UN चार्टर का आधार है, भारत हमेशा साथ रहा, लेकिन आज मोदी जी ने तोड़कर, आज भी जब बातचीत चल रही थी ईरान और US की, उस बातचीत की समापन सफलता से होने वाली थी। जो ओमान की विदेश मंत्री ने जो बातचीत में शामिल थे, उन्होंने बताया बातचीत के दौरान ट्रंप ने वो हमला किया इजराइल के साथ देकर। इसका अर्थ क्या है? आप नेशनल सॉवरेनिटी और सारे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मोदी जी चुप है। कुछ और विपक्षी नेताओं ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। इस आलेख में मतलब ये ना बीजेपी के लोगों को लगे, एक भारतीय दृष्टिकोण है। अधिकांश लोग सोशल मीडिया पे भी जाइए, लोग ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। जो नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, बीजेपी के अंदर भी लोग चाहते थे कि एक संदेश तो जाए कम से कम। और वो संदेश क्या है? मैंने अभी बातचीत के क्रम में एक लिखा भी कि बड़े से बड़ा पानी का जहाज कंपास पे निर्भर करता है। कंपास आप पे दिशा थोपता नहीं है, लेकिन निर्देश देता है ताकि अब भटकाव ना हो। ये भटकाव के लक्षण चिंता देते हैं। जवाब देने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने। सोनिया गांधी के लेख पर खामनेई की एक पुरानी पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा, लिखना तो बनता है, यानी एक तरह से संदेश देने की उन्होंने कोशिश की कि खामनेई तो नेहरू की तारीफ करते थे, इसलिए उनकी हत्या पर सोनिया गांधी लेख तो लिखेंगी ही। हालांकि बात एक पार्टी की नहीं है। भारत की विदेश नीति आज़ादी के आंदोलन के दौरान गढ़े गए मूल्यों से परिभाषित होती रही है। आज़ादी के बाद भारत ने 2 बड़ी महाशक्तियों का मोहरा न बनने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन ये गुट निरपेक्षता तटस्थता में नहीं बदली। भारत ने हमेशा आज़ादी और बराबरी के मूल्यों का समर्थन किया है, ताकतवर देशों की मनमानी का विरोध किया है, कमज़ोरों के पक्ष में आवाज़ उठाने से भी भारत नहीं चूका। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत खुद भी एक विदेशी ताकत का लंबे समय गुलाम रहा और अपने इस अनुभव से उसने समझा कि गुलामी और भेदभाव कितनी खतरनाक विचारधाराएं हैं। भारत के इसी रुख का एक बड़ा उदाहरण फिलिस्तीन का मसला है। इजराइल से डिप्लोमेटिक संबंध बनने के बाद भी भारत फिलिस्तीन के एक अलग मुल्क के तौर पर मान्यता को समर्थन देता रहा है। एक और बड़ा उदाहरण
2003 का भी है। तब अमेरिका ने इराक में भारतीय सैनिकों को तैनात करने का दबाव डाला था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ये रिक्वेस्ट ठुकरा दी थी। कहा था कि यूएन इसकी इजाज़त नहीं देता और भारत इंटरनेशनल ऑर्डर में यकीन रखता है। और ईरान से भारत के संबंध भी यूं तो दोस्ताना ही रहे हैं और रणनीतिक रूप से भी ज़रूरी। भारत लंबे वक्त तक ईरान से सस्ता तेल खरीदता रहा है। कश्मीर वाले मुद्दे का हम जिक्र कर ही चुके हैं कि कैसे ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग की थी। हालांकि बीते लल्लन टॉप शो में हमने ये भी जिक्र करा था कि कैसे कुछ कुछ मसलों पर कुछ वाक़ये ऐसे रहे जब कश्मीर के मसले पर भारत और ईरान के बीच मतभेद भी रहे। आप वो लल्लन टॉप शो भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसी ईरान के साथ ये भी तय हुआ कि भारत तेल की पाइपलाइन बिछाएगा। ईरान के ज़रिए ही पश्चिम एशिया और यूरोप से सहयोग बढ़ाने की कोशिशें हुई। ईरान का महत्व इस बात से भी समझिए कि जब 2024 में वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गई तो भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। निश्चित है कि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका, और दोनों से ही भारत के तमाम सेक्टर्स में लगातार हित जुड़े रहे हैं, चाहे रणनीतिक हित हों, व्यापारिक हित हों या अलग अलग विषय से जुड़े हित। भारत के स्टेक्स इस पूरी जंग के बाद, इस तनाव के बाद कई सेक्टर्स में काफ़ी बढ़ गए हैं। तेल की चिंताओं से भी ये स्टेक्स अब आगे निकलते दिख रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में एंडी मुखर्जी का एक विश्लेषण छपा है। इसके मुताबिक पश्चिम एशिया की इस उथल पुथल के चलते भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, क्योंकि यूएई भारत का सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है। अरब देशों से आने वाला रेमिटेंस बुरी तरह से प्रभावित होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से महंगाई बढ़ने की संभावना रहेगी। आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाएगा। यूएई से हो रहा गोल्ड इंपोर्ट पूरी तरह से बंद हो सकता है। कतर से एलएनजी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। फर्टिलाइजर्स और फंड्स पर बुरा असर पड़ सकता है। शिया समुदाय के संबंध में आंतरिक सुरक्षा का खतरा भी बढ़ सकता है। इन चिंताओं से इतर क्षेत्र में फंसे भारतीयों को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की तरफ से जानकारियां लगातार आ रही हैं कि इस बार पहले से ज़्यादा तनावग्रस्त माहौल रहा। छात्रों की जान पर तो बन आई, ये एक बात है, उनकी पढ़ाई पर, उनके करियर पर भी इसका असर पड़ता दिख रहा है। इस बीच जानकारी आई कि भारतीय दूतावास अपने काम में लगा हुआ है। 200 से ज़्यादा भारतीय छात्रों को तेहरान से कोम में शिफ्ट किया गया है। वहीं दुबई से भी भारतीयों को निकाला जा रहा है। सुरक्षित वतन वापसी के बाद इन भारतीयों ने अपने अनुभव साझा किए। आप भी सुनिए। माहौल का तो 2 दिन पहले जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह बहुत अफरा तफरी मच गया था और पब्लिक में बहुत भगदड़ मच गई थी। और फिर एयरपोर्ट से हम लोगों को बस के थ्रू होटल ले गया। फिर वहाँ पे होटल कोई खाली नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ से दूसरी जगह, तीसरी जगह, पूरी रात हम लोग परेशान हुए, बट फाइनली जाके हम लोग को होटल वगैरह मिला। और फिर वहाँ पे बमबाजी की आवाज़, साउंड, स्मोक, इस टाइप की चीज़ भी हम लोगों को देखने को मिला। नियर बाई बुर्ज खलीफा और एक दो जगह होटल का नाम नहीं याद है, बट वहाँ पे भी था। हाँ, वहाँ पे था। और जब हम लोग लंच डिनर के लिए जाते थे तो वहाँ पे जैसे बम की आवाज़ का वो सुनाई पड़ता था, साउंड सुनाई पड़ता था। तो होटल वालों का ये कहना था कि नहीं, आप लोग सिर्फ लंच डिनर ब्रेकफास्ट करिए और सीधा अपने रूम में रहिए, जो है मतलब बाहर स्विमिंग पूल या बाहर स्पेसों में नहीं दिखाई देना है। तो इस तरह का माहौल बना हुआ था। और जैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने या जो भी एमिरेट्स वालों ने अपना उनको चांस मिला हम लोग को इंडिया भेजने के लिए, तो उन लोगों ने तुरंत जो है गाड़ी वगैरह प्रोवाइड की और हम लोग को एयरपोर्ट भेजा गया। जो है थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि अलार्म बज रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि भाई एकदम से हमारे सामने कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच भारत सरकार की एक नई प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ईरान और खाड़ी इलाके में हो रही मौतें और तबाही चिंताजनक है। इसलिए भारत सरकार फिर से बातचीत और कूटनीति की अपील करती है। अपने इस बयान में भारत ने माना है कि इलाके में रहने वाले कुछ भारतीयों की भी जान गई इस कॉन्फ्लिक्ट में। यानी इस ताज़ा बयान में भी भारत ने ईरान पर हुए हमले की सीधी आलोचना नहीं की, एक बार फिर से बैलेंस बताते दिखने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैप्पी मैन जैकब लिखते हैं कि भारत के सामने इस समय दुविधा है। ट्रंप की मनमानियों के बावजूद अमेरिका का साथ ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ सुरक्षा और तकनीक के गहरे हित जुड़े हैं। इसलिए खुले तौर पर हमले के लिए अमेरिका की आलोचना भारत नहीं करना चाहता। इजराइल भी भारत का डिफेंस पार्टनर है। संकट के वक्त उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी काम आती है। ईरान के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक हित भी हैं। ऐसे में इन तीनों के साथ बैलेंस बिठाना लगभग असंभव सा दिख रहा है। जानकार कहते हैं कि ऐसे में भारत मेरिट के आधार पर इन संबंधों को देख रहा है।
हालांकि ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन और उसके राष्ट्राध्यक्ष की हत्या को लेकर भारत की चुप्पी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आगे जो भी होगा आपको बताएंगे। अब चलते हैं सुर्खियों पर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पहली सुर्खी, क्या पहलगाम आतंकी हमले में चीन का कोई एंगल है? हमले की जांच कर रही एनआईए को एक अहम सबूत मिला है जिसके तार चीन से जुड़ रहे हैं। जांच एजेंसियों को एक GoPro Hero 12 ब्लैक कैमरा मिला है। इसे हमले के पहले की रेकी मूवमेंट और आतंकी मॉड्यूल्स की तैयारियों से जुड़ा अहम सबूत माना जा रहा है। खबरें बता रही हैं कि कैमरा 30 जनवरी 2024 को चीन के डोंगगुआन शहर में एक्टिवेट हुआ। कैमरे को बनाने वाली कंपनी GoPro BV है। उसने एनआईए को बताया कि कैमरा चीन की कंपनी AE ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड को सप्लाई किया गया था, लेकिन कंपनी के पास जो रिकॉर्ड है उसमें कैमरे के आखिरी खरीदार या उसके आगे के लेन देन की कोई जानकारी नहीं है। अब जांच एजेंसियां कैमरे को खरीदने वाले, उसका इस्तेमाल करने वाले और टेक्निकल रिकॉर्ड का पता लगाने में जुटी हैं। लेकिन सवाल है कि ये सब जानकारी चीन से अब मिलेगी कैसे? चीन के साथ हमारा इस तरह का कोई सीधा समझौता नहीं है जिसमें इस तरह की जानकारी सीधे तौर पर मिल सके। इसके लिए दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते को टेक्निकल भाषा में MLAT कहते हैं, म्यूचुअल लीगल ट्रीटी असिस्टेंस। यह 2 या अधिक देशों के बीच समझौता है जो आपराधिक जांच, मुकदमों में सबूत, गवाहों के बयान, दस्तावेज या जानकारी साझा करने के लिए बनाया जाता है। ऐसे में एक उपाय है कि एक देश की कोर्ट दूसरे देश की कोर्ट को लिखित में रिक्वेस्ट भेजे। टेक्निकल भाषा में इसे लेटर रोगेटरी या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहते हैं। इसके तहत जांच में मदद मांगी जाती है। खबरों की माने तो एनआईए चीन को ये रिक्वेस्ट भेजने की तैयारी में है भी। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद जम्मू की विशेष अदालत ने चीन की कोर्ट से मदद लेने की परमिशन दे दी है। इस मामले पर और जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। अगली सुर्खी, 16 मार्च को 10 राज्यों में होने वाले हैं राज्यसभा के चुनाव। सांसदी की सीट किसे मिलेगी, इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में कुल 9 नाम हैं। बिहार, असम, उड़ीसा से 2-2, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से 1-1 नाम। नामों की लिस्ट इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा हाईलाइट है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का नाम। 45 साल के नितिन नबीन जनवरी में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनके राज्यसभा नामांकन को जनरेशनल शिफ्ट माना जा रहा है। बिहार में 5 सीटें खाली हैं। एनडीए वहां मजबूत स्थिति में है, लिहाजा दोनों सीट आसानी से जीतने की उम्मीद है। लिस्ट जारी होने से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नाम की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है। आपको याद दिला दें, चुनाव आयोग ने 18 फरवरी को 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की डेट्स का ऐलान किया था। पर्चा भरने की अंतिम डेट 5 मार्च। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और वोटिंग पूरी होने के बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी। जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा 12 सीटें एनडीए के पास हैं। राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा 60 सीटें महाराष्ट्र की। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।